Good morning, all of you. In this video, ITF is explained thoroughly. It will be very beneficial and very useful for the students related to IIT, JEE and 12th class. Because in this video, everything will be explained thoroughly. First of all, we have to see mapping of inverse trigonometrical functions. Mapping means हमें ये देखना होता है कि कोई फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखिए हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है, ए कोई सेट दिया हुआ है और कोई सेट बी दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट। इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हमने ले लिया। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी। मैं इसमें केवल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा बस, उसके बाद, क्योंकि हमारा चैप्टर ये नहीं है, हमारा चैप्टर आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सो थोड़ा सा डिटेल इसको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 ये फंक्शन एफ ए टू बी में ऐसे, तो फंक्शन एफ ए टू बी में किस टाइप का होगा? देखिए 1 जो है 1 2 3 इस सेट की ये क्या है, सब डोमेन है। ये सभी जितने मेंबर्स हैं इनको हम डोमेन कहते हैं, और ये जितने भी मेंबर्स हैं इनको हम कोडोमेन बोलते हैं। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि डोमेन और कोडोमेन में जो सेट बी में जो एलिमेंट्स ए के मेंबर्स से रिलेटेड होंगे वही एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ डी भी होता है, तो जैसे 1 की इमेज 1 ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की सी है। अब आप देखिए ये 1 to 1 है, यानी 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है। ये 1 to 1 इमेज है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, डी छूट गया, ये मेंबर यहाँ पर छूटा हुआ है। तो ये 1 फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 फंक्शन का मतलब होता है ए, इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज, और इसको हम बोलते हैं इमेज। तो 1 की प्री इमेज, यानी 1 प्री इमेज की इमेज क्या होगी? ए होगी। 2 की क्या होगी? बी होगी। और सी की क्या होगी? 3 की सी होगी। तो ये देखिए 1 प्री इमेज की इमेज 1 आ रही है, यानी 1 to 1, यानी एक का रिलेशन एक से ही होना चाहिए। एक रिलेटेड टू, यानी 1 मेंबर रिलेटेड टू 1 मेंबर। तो ये अगर कभी ऐसा है कि 1 to 1, यानी कि जो मेंबर हैं 1 से रिलेटेड होंगे तो वो 1 कहलाएगा। तो ये 1 है, ये 1 to 1 कहलाएगा, क्योंकि पहले वाले जितने भी सेट है, जो सेट है उसके जितने भी मेंबर है सब इसके एक ही एक मेंबर से रिलेटेड हैं, तो ये 1 कहलाएगा। ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो ये कोडोमेन है। अब आप देखिए दूसरा सेट हम लेते हैं, इसमें क्या थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एफ ए और बी, इधर हम देखते हैं 1 2 3 ए बी सी। अब देखिए 1 की इमेज क्या हो गई? ए। 2 की इमेज क्या है? बी। और 3 की इमेज सी हो गई। अब आप देखिए इसमें 1 का रिलेशन 1 से ही है, और बी के जो कोडोमेन है, देखिए इसमें कोडोमेन, मैंने क्या बताया था कि ये पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा, ये पूरा सेट डोमेन कहलाएगा। लेकिन जो कोडोमेन होते हैं वो जितने एलिमेंट्स, यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, केवल वही एलिमेंट्स हम क्या बोलेंगे? उनको रेंज बोलेंगे। तो यहां पर देखिए ये
पूरे मतलब जो है कोडोमेन का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल ए बी सी रेंज कहलाती, डी यहाँ पर छूटा हुआ है, तो ये पूरा कोडोमेन कहलाएगा और ए बी सी क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है, यानी इसकी रेंज देखिए 1 का रिलेशन ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, यानी ए बी के जितने मेंबर्स हैं सब ए के मेंबर से रिलेटेड हो गए, इसलिए कोई भी मेंबर इसमें नहीं बचा, तो इसलिए इसके जो कोडोमेन पूरे को हम क्या बोलते हैं, वो रेंज में बदल गई। ऐसी कंडीशन में ये ऑन टू कहलाएगा, ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन ऑन टू भी है और 1 भी है। अब आप देखिए थर्ड कंडीशन, ये थोड़ा हमें बता देना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आ जाता है समझ में तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ सकते हैं। एफ, अब आप देखिए ये 1 2 3 ए बी सी, देखिए 1 का रिलेशन ए से है, 2 का बी से है और 3 का सी से है, यानी कि ये ए एलिमेंट के जितने भी मेंबर हैं सब 1 एलिमेंट का रिलेशन 1 से ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 to 1। और जो बी सेट के जितने मेंबर्स हैं, जो कोडोमेन पूरा, ये जो पूरा कोडोमेन है ये पूरा रेंज में बदल गया। तो जब कभी पूरा मतलब दूसरा वाला जो सेट होता है अगर उसके पूरे मेंबर यूज हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू होता है तो ये इन्वर्टिबल होता है। देखिए ये फंक्शन क्या है, 1 और ऑन टू है, ये दोनों है, मतलब 1 भी है ऑन टू है, तो ये क्या है, ये इन्वर्टिबल हो गया, ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। इसका इन्वर्स हो सकता है, तो देखिए क्या इन्वर्स क्या मतलब होता है, जैसे 1 का रिलेशन ए से है एफ, तो हम एक फंक्शन जी लेते हैं जो बी का ए से रिलेशन बनाते हैं, यानी बी का ए से ऐसे, बी का रिलेशन ए से बनाते हैं, तो देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, सी का रिलेशन जी ऑफ सी, तो इसका डायरेक्शन 3 से हो गया, मतलब इस तरफ हो गया, सी का रिलेशन 3 से। इसी तरह से जी ऑफ बी का रिलेशन 2 से हो गया, और जी ऑफ ए इसका रिलेशन 1 से हो गया। यानी जब कभी कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू होता है तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, यानी उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अब बी से ए में हम रिलेशन, बी से ए की तरफ हम फंक्शन ले सकते हैं। यानी अभी फंक्शन हमारे पास क्या था, पहले एफ ए टू बी था, तो ये 1 ऑन टू है, 1 और ऑन टू, तो ये अब क्या हो सकता है, जी ऑफ फंक्शन जो कि बी से ए में डिफाइन हो गया, ये जी एक्स, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जी ऑफ सी, जी ऑफ ए इक्वल टू 1, जी ऑफ बी इक्वल टू 2 और जी ऑफ सी इक्वल टू 3। तो कोई भी फंक्शन जब कभी 1 ऑन टू होता है तो ए से बी में जो फंक्शन डिफाइन है 1 ऑन टू है, तो वो एक फंक्शन हम उल्टा उसका ले सकते हैं, यानी जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है और जो डोमेन है वो रेंज में बदल जाता है। ऐसी कंडीशन में वो इन्वर्टिबल होता है और उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब ये जो जी फंक्शन हमने अभी बोला है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये जो जी फंक्शन है इसी को हम क्या बोल देते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, और एक बार देखते हैं। फंक्शन एफ ए टू बी में दिया है, फंक्शन
ए टू बी। कैसा है? देखिए इसमें 1 2 ए बी, 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से। इसका मतलब क्या हुआ? F1 इक्वल टू ए, FB इक्वल टू F2 इक्वल टू बी। अब एक चूंकि ये 1 1 ऑन 2 है, 1 1 और ऑन 2 है, आप देख लीजिए इसका 1 1 से रिलेशन है और इसके जितने भी डोमेन है वो रेंज के बराबर हैं, इसलिए ये इसका कोई भी मेंबर छूटा हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक फंक्शन बी से ए में ले सकते हैं, यानी जी ऑफ, इसको अब हम यूँ बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ, फंक्शन ले सकते हैं एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। अभी यहां पर क्या था? F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी। अब ये एफ इनवर्स का क्या मतलब हुआ कि अब हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ ए या एफ इनवर्स ऑफ ए, यानी एफ इनवर्स ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। एफ इनवर्स ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। ऐसी कंडीशन में ये इसका इन्वर्स हो गया, यानी एफ ए टू बी, F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी। तो एफ इनवर्स ए इक्वल टू 1 और एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू 2। तो ये क्या कहलाएगा? यानी कोई भी फंक्शन अगर वो 1 1 ऑन 2 होता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, और इस तरह से हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। हमने अभी आपको इन्वर्स के विषय में थोड़ा समझाया, ठीक है। अब इसके बाद अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये शुरू से y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x। देखिए मैं साइन x फंक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल पूरा बता दूंगा, उसके बाद केवल सभी फंक्शन के जो इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन को पूरा डिटेल में समझा देंगे कि उसमें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड रेंज किस तरह से होते हैं। तब आप पहले y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x का फंक्शन देखिए। ये जो साइन x का फंक्शन का एक ग्राफ है। देखिए साइन 0 तो 0, साइन 90 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो देखिए यहाँ पर 1 है। साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी, ये -1 है। साइन पाई की वैल्यू 0 होगी। साइन 3 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू -3 पाई बाई 2, यहाँ पर ये माइनस में है ये भी, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। यहाँ पर -2 पाई, इसकी वैल्यू 0 होगी। इस तरह से हम पूरा ग्राफ देखिए। अब यहाँ पर भी पाई पर साइन की वैल्यू 0 होगी और 3 पाई बाई 2 साइन की वैल्यू 9 क्या होगी? 1 के बराबर होगी, -1 के बराबर, यानी यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर 2 पाई 0, यहाँ पर 5 पाई बाई 2 और यहाँ पर 3 पाई। अब आप देखिए ये जो x एक्सिस है, ध्यान से देखें इस ग्राफ को। तो इस ग्राफ में देखिए एक तो इसका जो डोमेन है, मतलब ये जो ग्राफ है ये एंड नहीं है इसका, ये पूरा x एक्सिस पर इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जाता है, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जाता है। तो ये ग्राफ देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन कौन से होते हैं? क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है। जो साइन x, कॉस x, टेन x, सेक x, कॉसेक x, कॉट x, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सब पीरियडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि किसी गिवन इंटरवल में वो बार बार रिपीट होते हैं।
तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने होते हैं वो सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो मैनी वन फंक्शन होते हैं, और जो फंक्शन मैनी वन होता है वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब पहला नंबर तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो मैनी वन फंक्शन है, इसलिए वो इन्वर्टिबल नहीं है। जबकि हम इसका इन्वर्स पढ़ते हैं तो हमें इसको किसी तरह से 1 1 और ऑन टू बना लेना होता है, उसके बाद फिर इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ये साइन एक्स का जो फंक्शन है, इसमें देखिए मैनी वन कैसे है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक y इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया साइन एक्स इक्वल टू 1/2, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स हमने लिया 1/2, तो इसका मतलब 1/2 यहाँ पर कहीं आएगा, ये 1/2 है। अब हम क्या करते हैं, इस 1/2 से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेते हैं। ठीक, देखिए ये एक लाइन खींचते हैं इसी तरह से, मतलब ये ग्राफ बहुत दूर तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमने तो जहाँ तक बनाया वहाँ तक हमने जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची जो कि y इक्वल टू 1/2 के रूप में यहाँ से जा रही है। अब आप देखिए 1/2 पर जो वैल्यू है साइन एक्स की वैल्यू 1/2, यानी एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पर ये 1/2 होगा, तो हम देखिए यहाँ पर क्या है π/6। देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को किस जगह पर काटता है, इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया π/6 हो गया। यानी अगर हम यूँ देख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो एक वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, एक्स इक्वल टू π/6 आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं इस जगह पर ये ग्राफ जो पैरेलल लाइन है ये ग्राफ को इस पॉइंट पर भी काटती है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये पॉइंट कैसे हम निकालेंगे, चूंकि ये पाई से पहले पड़ता है इसलिए पाई में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो इसको हमने अगर पाई में से घटाया है π/6, तो क्या बचेगा पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा 5π/6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5π/6 आएगी। मतलब कि y बराबर 1/2 के लिए x की वैल्यू 5π/6 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। फिर यहाँ पर भी हम देखते हैं इस पॉइंट पर भी, अब चूंकि 2π से आगे चला गया इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2π प्लस π/6, 13π/6। यहाँ पर भी ये 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 13π/6, यानी 13π/6। यहाँ पर भी हम देखते हैं ये 3π से कम है तो 3π में से π/6 घटा देंगे तो 17π/6। यहाँ क्या हो गया 17π/6। अब हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए कि हमने एक सेट लिया जिसमें हमने डोमेन लिख दिया और दूसरा सेट लिया जिसमें रेंज लिखा। तब आप देखिए कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, हमने यहाँ पर नहीं लिया है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी वैल्यू हो सकती है तो इनफाइनाइट तक जाता है। तो 2 3 4 वैल्यू लेकर के हम इसको समझते हैं। देखिए π/6, दूसरी वैल्यू क्या है 5π/6, तीसरी वैल्यू क्या है ये 13π/6। इसी तरह से पहले भी होंगे और इसके आगे भी होंगे, लेकिन इन सब की वैल्यू क्या है 1/2 है, यानी इसकी वैल्यू भी 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, और जितने आएंगे सब इनकी वैल्यू 1/2। ये फंक्शन क्या हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। तो ये कोई भी फंक्शन अगर मैनी वन फंक्शन तो वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब इसको हमें इन्वर्स बनाना है तो हम क्या करेंगे,
अगर हमें इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो इसको हमें क्या बनाना होगा, इसको हमें बनाना होगा 1 1 और ऑन टू। तो देखिए अब आप इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसका एक देखिए, ये साइन फंक्शन में पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद सीधे हमें पूरा इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मतलब ये फंक्शन कहाँ से आएगा, वो किस तरह से इसको इन्वर्स बनाते हैं। तो एक चीज़ में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन को, यहाँ पर अब इसको छोड़ दिया हमने, y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन को अगर 1 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके जो डोमेन है, इसका डोमेन वैसे क्या होता है अभी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ पहले। देखिए इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में सब वैल्यू इसकी हम ले सकते हैं, कोई वैल्यू छूटेगी नहीं, और यहाँ पर किसी वैल्यू का अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज है, डोमेन और रेंज भी बोल सकते हैं इसका, तो इसका रेंज जो है ये -1 to 1 होगा। देखिए ये पूरी रियल नंबर को हम ले सकते हैं डोमेन के रूप में, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to ∞ तक। तो ये डोमेन रियल नंबर या इसको बोल सकते हैं, और रेंज जो है हमारा -1 to 1 होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये मैनी वन फंक्शन हो जाता है। तो अब इसको 1 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, -π/2 से, ध्यान दीजिए ये -π/2 से π/2 तक, ये जो फंक्शन है जो मैं शेडेड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए -π/2 से π/2 तक, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, ये फंक्शन यहां तक, या यूं समझ लो ये हमने इसको बना दिया, रेड कर दिया। ये फंक्शन -π/2 से अगर π/2 तक ये फंक्शन बनाया जाए तो ऐसे यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, मतलब इसका जो डोमेन है केवल -π/2 से π/2 तक ही लिया जाए, मतलब यहां से यहां तक। देखिए ये डोमेन यहां से यहां तक हम ले लेते हैं, और रेंज हम कहां से लेंगे, -1 to 1 ये ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फंक्शन है यहां से यहां तक, ध्यान से देखिए, ये मैं इसको क्लोज कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अब आप देखिए ये जो क्लोज फंक्शन है, यानी -π/2 से π/2 तक इसका डोमेन है, और रेंज क्या है, -1 से 1 तक। तो इस गिवन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में और रेंज में ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलेगा, तो देखिए आप इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए यही चीज़ हमने यहाँ पर बनाया, रफ ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये ऐसे बना हुआ है ये, तो यहाँ पर देखिए आप π/2 है, यहाँ पर -π/2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर -1 है, यहाँ ये वैल्यू -1। अब आप देखिए ये फंक्शन 1 1 है, यानी देखिए अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल कोई भी लाइन हम इसको खींचें तो ये लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इसको काटेगी। तो इसका मतलब 1 to 1 हो गया, ये 1 to 1 हो गया। फिर हम क्या देखते हैं कि -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो सब के लिए इसमें प्री इमेज -π/2 से π/2 तक होगी, यानी -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फंक्शन कहलाएगा ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। तो
समझ में आ गया होगा कि इसका जो डोमेन है उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, मतलब उसको फिक्स कर दिया, उसको एक लिमिट में ले लिया इस तरह से कि वो 1/1 हो जाए। अब ये 1/1 है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, अब इसका इन्वर्स हो सकता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं सब के डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर करके उसको हमने क्या बनाया, 1/1 और ऑन2 बनाते हैं ताकि वो सब उसका इन्वर्स हम कर सकें। आपको मैं इसमें पूरी बात समझाता हूँ। और एक चीज़ और देखते हैं हम कि जो साइन एक्स फंक्शन है या कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ये जितने भी फंक्शन होते हैं आपने समझा है तो मैनी वन फंक्शन होते हैं और ये सभी इन्वर्टिबल नहीं होते। उनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके डोमेन और रेंज को फिक्स कर देते हैं। अब एक बात ये उठती है कि कोई सोच सकता है कि ये साइन का जो ग्राफ है तो हम चाहें तो यहाँ π/2 से 3π/2 तक भी ले सकते हैं, π/2 से 3π/2 तक भी ले सकते हैं। देखिए π/2 ये है, ये यहाँ से लेकर के 3π/2 तक भी ले सकते हैं, या 3π/2 से 5π/2 तक भी ले सकते हैं। ये इसी तरह से हम इधर भी क्या कर सकते हैं, यानी -π/2 से -3π/2 तक भी ले सकते हैं, या -3π/2 से, या मान लीजिए यहाँ पर यहाँ तक हो गया 5π/2 से 7π/2 तक भी ले सकते हैं। कोई मना नहीं है, ले सकते हैं। यानी हम π/2 से 3π/2 तक भी फंक्शन ले सकते हैं, ये भी 1/1 होगा, या 3π/2 से 5π/2 तक फंक्शन लेते ये भी 1/1 होगा, या इसी तरह से और भी 5/2 से 7π/2 तक, 7π/2 से 9π/2 तक, या इधर भी हमने पूरा नहीं बनाया π/2 से 3π/2 तक, -3π/2 से -3π/2 से -5π/2 तक, -5π/2 से -7π/2 तक, एंड सो ऑन टू द लेफ्ट साइड एंड टू सेम द लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ये पॉसिबल है। तो फिर हमने इसको क्यों लिया, इसको इसलिए लिया, इसको हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच यानी मुख्य शाखा, इसको हम कह सकते हैं, ये प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। बाकी ये सब हो सकता है लेकिन इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जब हम इन्वर्स करेंगे उनका, तो उन सब में प्रिंसिपल ब्रांच के विषय में ही हम अधिकतर पढ़ेंगे। किसी किसी में आगे भी ले सकते हैं। देखिए इसमें -π/2 से 3π/2 तक भी हो सकता है, 3π/2 से 5π/2 तक भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे। तो इसी तरह से सभी फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है। अब आप देखिए इसको अलग से बना रहा हूँ। अब इसके विषय में कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे। मतलब कोई भी फंक्शन जब इन्वर्टिबल बन जाता है तो उससे हमें क्या क्या पता चलता है, ये हमें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, x' और ये वर्टिकल लाइन हमने खींच लिया, ये वर्टिकल लाइन है, इसको y' एक्सिस कह दिया हमने, और ये ओरिजिन है। अभी हमने ये जो बनाया है ये यहाँ पर फिर से बनाते हैं। और इसके विषय में पूरी डिटेल जानेंगे। ये यहाँ पर हमने क्या बोला था, π/2, और यहाँ पर क्या था, -π/2, और यहाँ पर क्या था, 1, और यहाँ पर -1। अब आप देखिए ये साइन x यानी y = साइन x का रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ कैसा है, जिसमें कि डोमेन और रेंज क्या है, फंक्शन क्या है, डोमेन इसका क्या है, -π/2 से π/2 तक
और वो भी इंक्लूड है 2, कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1। अभी ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा। यानी ये रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इस गिवन डोमेन और रेंज में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तो ये इन्वर्टिबल है। अब आप देखिए इस फंक्शन से हमें क्या क्या फायदा होगा। नंबर 1, देखिए हमें मतलब जो इन्वर्स फंक्शन होता है या कुछ भी फंक्शन हम जब बनाते हैं तो उनसे हमें फ़ायदा क्या होता है, ग्राफ से हमें क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। नंबर 1, ये ओड फंक्शन है, ये फंक्शन ओड फंक्शन कहलाएगा। ओड फंक्शन किसको कहते हैं, कोई भी फंक्शन अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में, यानी ये इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर ये सिमेट्रिक है तो वो क्या कहलाएगा, ओड फंक्शन कहलाएगा। देखिए ये अपोजिट क्वाड्रेंट है, ये और ये क्वाड्रेंट अपोजिट है, और इसमें जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है ठीक उसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में बना हुआ है, सेम टू सेम है। तो ये चूंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है तो इसलिए ये ओड फंक्शन कहलाएगा। ओड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए y = फंक्शन ऑफ x दिया है, यानी sin x दिया है, तो अगर हम x की जगह पर क्या लिख दें, -x लिख दें, तो देखिए y = f - x = sin -x = sin -θ = -sin θ, ये हमें मालूम है। तो देखिए माइनस बाहर निकल आया, इसका मतलब माइनस फंक्शन ऑफ fx, देखिए ठीक है। तो ये अब आप देखिए अगर किसी फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जगह पर x डोमेन की जगह -x रखने पर फंक्शन माइनस में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये फंक्शन fx था, अब यहाँ पर क्या हो गया, -fx हो गया, केवल हमने x की जगह पर क्या लिखा, -x। तो ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं, ओड फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं। कोई भी फंक्शन यहाँ भी हो सकता है सिमेट्रिक। अच्छा, इवन फंक्शन भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ समझाने के लिए, क्योंकि फिर इवन क्या होता है, देखिए ये फंक्शन अगर जैसे मान लीजिए y = x² है, ये फंक्शन ऑफ x, समझाने के लिए ज़रूरी है, ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन क्या होता है, जो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, यानी ये y एक्सिस है, इसके सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, राइट साइड में जिस तरह से फंक्शन ग्राफ होगा ठीक उसी तरह से लेफ्ट में भी होगा, यानी इधर जो लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है ठीक उसी तरह से इधर राइट साइड में भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये इवन फंक्शन होगा, ये इवन फंक्शन होगा। अब इवन फंक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम x की जगह पर -x रख दें तो देखिए fx -x = -x² किया तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यहाँ पर fx, अब आप देखिए x की जगह पर -x रखने पर फंक्शन वही का वही फंक्शन हो गया, तो ये इवन फंक्शन कहलाएगा। तो यानी ओड फंक्शन क्या होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं, और इवन फंक्शन y एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होते हैं, यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम फंक्शन सेम डायग्राम दिखता है, ठीक है। तो ये ओड फंक्शन है, यानी ये फंक्शन जो है ओड फंक्शन कहलाएगा, साइन वाला, क्योंकि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, इसलिए ये ओड फंक्शन है। नंबर 1 क्या लिख सकते हैं हम इसको, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और ये भी हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट
ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन 0 0, ये भी हम इसको कह सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी भी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे, ये फंक्शन जो है बाउंडेड है, फंक्शन इज बाउंडेड, फंक्शन इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब है ये एक्स और वाई एक्सिस को एक फिक्स जगह, मतलब एंड पॉइंट है इसका। देखिए वन, ये जो फंक्शन वाई एक्सिस पर तो 1 से बाउंड है, -1 से बाउंडेड है, और एक्स एक्सिस पर -π/2 के बीच में बाउंडेड है, तो ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। थर्ड कंडीशन अब क्या ले सकते हैं हम, यानी देखिए हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलें, यानी जब लेफ्ट से राइट की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ हम यूं चलें, यूं, तो देखिए अगर हम यहाँ पर पेन रखते हैं और ऊपर की तरफ चले तो हमारा जो हाथ है वो ऊपर की तरफ पेन चलेगा, यानी ये ऊपर की तरफ यूं जाएगा। तो देखिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ एक्स एक्सिस पर चलते हैं, अर्थात -π/2 से π/2 की तरफ चलते हैं, तो हमारा हाथ हमेशा लिखते समय ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ती है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, और ये फंक्शन बाउंडेड भी है, ठीक है। और क्या हम समझ सकते हैं, देखिए इस ग्राफ को देख करके हमें क्या क्या चीज़ें आ गई। -π/2 से π/2 इसका क्या है, डोमेन है। हम इसका डोमेन तो कोई यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं डोमेन और रेंज, तो ये तो यहाँ पर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए अगर इसका डोमेन और रेंज है, ये 1 1 फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। देखिए ये हमने एक डायग्राम खींचा, इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x, यानी साइन x फंक्शन का इनवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। देखिए y इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन x, और ये फंक्शन f कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक, मतलब ये जो डोमेन है, और रेंज क्या है इसका, -1 से 1। अब इसका जब हम इन्वर्स करेंगे, यानी y इक्वल टू f इनवर्स x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब इसका डोमेन क्या होगा, जो इसका जो डोमेन है वो किस में बदल जाएगा, रेंज में बदल जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रेंज। ये 1 1 ऑन 2 होगा तभी होगा, और जो रेंज है वो किस में बदल जाएगा, डोमेन में बदल जाएगा, यानी साइन इनवर्स x में क्या होगा, -1 1 इसका डोमेन हो जाएगा, और -π/2 से π/2 तक ये इसका रेंज हो जाएगा। इसमें डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। अब आप देखिए तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन, यानी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 to 1, और रेंज क्या होगा,
-π/2 से π/2 तक। ये इसका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज हो गया। यानी पहले जो साइन एक्स का जो डोमेन था वो साइन इनवर्स का रेंज बन गया, और जो साइन इनवर्स का साइन एक्स का जो रेंज था वो डोमेन में बदल गया। अब आप देखिए एक खास बात ध्यान रखने कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो y बराबर एक्स एक्सिस के लाइन के सिमेट्रिक होता है। एक्स एक्सिस के y बराबर एक्स एक्सिस लाइन का जो लाइन होती है उसके सिमेट्रिक होता है। अब आप देखिए कैसे होता है, फिर मैं आपको इनवर्स बना के दिखाता हूं। देखिए साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। ऑल इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर सिमेट्रिक about line y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे देखते हैं। देखिए हमारे पास, देखिए ये ओरिजिन है। हमारा जो साइन का ग्राफ था वो किस तरह से था, देखिए आप, ये ऐसे था। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, इस तरह से हमारे पास था साइन एक्स का ग्राफ। अब हम क्या करते हैं, इसमें y इक्वल टू एक लाइन खींच लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, यानी ये सीधी लाइन यूं जाएगी, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स है ये। अब आप देखिए इसका इन्वर्स क्या होगा। देखिए इस लाइन के ये जो कर्व है इसके सिमेट्रिक, y एक्सिस के सिमेट्रिक, y बराबर ये जो लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, इस लाइन के ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके सिमेट्रिक ऐसे बनाते हैं ये, और इसके सिमेट्रिक, इस कर्व के सिमेट्रिक ऐसे बनाएंगे। तो ये जो कर्व बन गया अभी, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये साइन एक्स है, ये वाला साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, और ये साइन इनवर्स एक्स बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन होता है तो y बराबर एक्स एक्सिस जो ये लाइन है, सॉरी y बराबर एक्स लाइन के ये दोनों तरफ बिल्कुल सेम बनते हैं। ठीक है, इसी की हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का डायग्राम बना सकते हैं। अब आप इसको देखिए क्लियर, इनवर्स इसका अलग अलग दिखाते हैं। देखिए ये y इक्वल टू साइन एक्स, जिसमें कि डोमेन क्या था, -π/2 से π/2, और रेंज क्या है, -1 से 1। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, अभी अभी बनाया था, फिर से देख लीजिए। x डैश एक्स और y डैश वाई, तो इसका ग्राफ था यूं। अब इसका इनवर्स हम बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1, और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 तक, ये इसका रेंज है। अब आप देखिए क्या हो गया, बिल्कुल यही वाला ग्राफ बनेगा
ये देखिए ऐसे। ठीक, अब ये जो है वैल्यू, ये जो है ऐसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास जो कर्व था यहाँ पर पहले -π/2 तक था, अब ये -π/2 सॉरी +π/2 तक, और इधर क्या था इस वाले में -π/2 तक। अब ये जो π/2 जो ये प्लस का है ये तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और -π/2 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका जो 1 किधर आ जाएगा, -1 इधर और +1 इधर। ये इसका साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है या डायग्राम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें अब याद रखना है, इसका डोमेन और रेंज याद रखना है। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक, दूसरा क्या है बाउंडेड, तीसरा क्या है ओड। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हमें ये अब साइन फंक्शन का किस तरह से जो है उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाते हैं और किस तरह से उसका प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं, और फिर उसको हम डिफाइन करके 1 डिफाइन करके उसका इन्वर्स निकालते हैं। ये फंक्शन आपको मैंने साइन के विषय में बताया पूरा। लेकिन अब आप देखिए, अब जितने भी फंक्शन होंगे सबके साइन और कॉसेक, कॉट, टेन, सेक, जितने भी फंक्शन हैं सबका मैं डायरेक्ट इन्वर्स लिखूंगा, और उसके जो डायग्राम यानी ग्राफ जो है उसको आप मतलब जो है उसको याद कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर उनको वो याद नहीं होंगे तो आपको फिर आगे आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपको करना है। इसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स का हम देखते हैं। कॉस इनवर्स का, साइन इनवर्स का, सबका मैं एक साथ लिख दूंगा इसमें। ठीक है, तो देखिए हमने ये बना लिया। चलो एक लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले फिर से साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब आप देखिए इसका जो डोमेन और रेंज है -1 to 1, और ये -π/2 से π/2 तक। और अब इसकी प्रॉपर्टी भी देख लें। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या प्रॉपर्टी है इसका, कि डोमेन इसका क्या है -1 to 1, ये साइन इनवर्स x इसका ग्राफ है ये। और रेंज क्या है हमारे पास, रेंज -π/2 से π/2 तक। नंबर 2 क्या कहा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। नंबर 3 यहाँ पर इसको हम x और y एक्सिस भी लिख सकते हैं, y', और ये ओरिजिन है। हाँ, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड क्या हो गया, ओड फंक्शन। ठीक है, ओड फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये होता है, और इसका डोमेन और रेंज गिवन में। अब इसका क्या लिखेंगे, इसका देखते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स का हम देखेंगे। देखिए ये कॉस एक्स का ग्राफ है। ये 0 से पाई तक होता है, यानी 0 to पाई, और -1 to 1, ये कॉस इनवर्स एक्स है।
कॉस इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ है ये। तो इसका जो डोमेन क्या है, इसका डोमेन -1 to 1, इसकी रेंज क्या है 0 to पाई, 0 to पाई। देखिए 0 से लेकर के, मतलब डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस पर कितनी, कहाँ तक ये बाउंडेड है, -1 से 1, और रेंज क्या है इसका 0 से पाई, यहाँ से लेकर के देखिए ये पाई, 0 से पाई, ये वाई एक्सिस पर जो लंबाई है इसको हम एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई, इसको हम लिख सकते हैं। इसका डोमेन रेंज आ गया। अब ये क्या है, देखो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब इसमें चलते हैं तो हम देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ हमारा हाथ नीचे आता है, लिखते समय हमारा जो हाथ है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब ये कम हो रहा है, तो इसका जो प्रॉपर्टी क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड, इसका मतलब ये डोमेन रेंज भी लिया हमने, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या लेंगे, बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन है ये, यानी वाई एक्सिस पर 0 और पाई से बाउंडेड है और वाई एक्स एक्सिस पर -1 से 1। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड, ये नाइदर ओड नॉर इवन, एक तो ये फंक्शन है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ ले लो आप, समझ लो फिफ्थ प्रॉपर्टी कि ये यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर π/2, सिमेट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिमेट्रिक अबाउट π/2, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाउंडेड है, इंक्रीजिंग है, नाइदर ओड नॉर इवन है, लेकिन सिमेट्रिक अबाउट π/2 है। तो ये हमें इसका, इस फंक्शन का प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखते हैं इसके बाद tan x, tan इनवर्स x को देखेंगे। tan इनवर्स x, ये x एक्सिस है, x डैश x, ये y डैश y, और ये ओरिजिन। इसमें हम देखते हैं tan x, tan x में देखिए अब आप यहाँ पर ये जो लाइन है, थोड़ा खींच लें फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से होकर के ऐसे जाता है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। देखिए tan इनवर्स x का ग्राफ, अब आप ये देखिए कि tan इनवर्स, ये जो लाइन है ये, इसको हम बोलते हैं असिम्प्टोट, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मतलब होता है अनंत स्पर्श, यानी वो टेंजेंट लाइन जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे, तो ये जो लाइन है इसको हम असिम्प्टोट बोलेंगे। और इस कर्व को इनफाइनाइट पे टच करने का मतलब क्या होता है कि ये इसको टच कभी नहीं करेगी, लेकिन इसके बिल्कुल जैसे जैसे ये कर्व दूर होता जाएगा वैसे वैसे इस लाइन के वो करीब हो जाएगा, लेकिन इससे टच कभी नहीं होगा, इसलिए इसको हम असिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी बोलते हैं। तो इस तरफ भी है, तो यहाँ देखिए ये π/2, ये माइनस का π/2 और यहाँ पर प्लस का π/2, यानी जो कर्व है ये π/2 और -π/2 के अंदर होगा। ये π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं होंगे डोमेन रेंज में, ठीक है। और इसका जो डोमेन है, डोमेन तो देखो यहाँ से लेकर के -∞ से +∞ तक इसका डोमेन है, क्योंकि ये कर्व जो है इनफाइनाइट तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक।
तो इसका ये जो है tan इनवर्स x का ग्राफ है, और ये लाइन कौन सी है, π/2, और ये क्या है -π/2। ये लाइन दोनों असिम्प्टोट कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो कर्व है ये tan इनवर्स x का ग्राफ है ये। अब आप देखिए इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या हमें पता चलता है। तो यहाँ इसका लिख देते हैं प्रॉपर्टी। नंबर 1, सबसे पहले तो इसका हम देखते हैं डोमेन क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना चाहिए। डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रियल नंबर यानी -∞ से +∞ तक ये ग्राफ जाएगा, ये एरो लगाने का मतलब ये होता है। लेकिन y एक्सिस पर जो है π/2 और -π/2 के अंदर रहेगा रेंज। इसकी रेंज जो है ये -π/2 और π/2, यह ओपन इंटरवल यानी -π/2 और π/2 को ये कर्व टच नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका डोमेन और रेंज। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो हमारा जो हाथ है वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय ये ऊपर जा रहा ग्राफ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड क्या लिख सकते हैं हम, इंक्रीजिंग तो है ही है, ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन, ये ओड फंक्शन है। क्यों, देख लो आप, क्योंकि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में जो जिस तरह से इधर बना हुआ है ठीक सेम उसी तरह से इधर बना हुआ है। अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है। और फोर्थ क्या है, बाउंडेड भी है। और क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इसका हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कॉट इनवर्स x। यहां पर हम लेंगे कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x, ये वाला। x डैश x, y डैश y, ये ओरिजिन। कॉट इनवर्स x में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऊपर ये एक कॉट इनवर्स x 0 to पाई, 0 to पाई, और यहां पर π/2 है। तो ये कर्व ऐसे जाएगा, ये यूं आया, फिर यूं टच करता हुआ जाएगा ऐसे। ये π/2 है। अब इसका जो 0 से पाई तक, तो इसका क्या है, रेंज है। लेकिन 0 और पाई ये दोनों टच नहीं करेंगी, ये भी असिम्प्टोट है, ये असिम्प्टोट, और ये भी असिम्प्टोट है। क्या बोलेंगे इसको, असिम्प्टोट। ये असिम्प्टोट है, 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर। तो अब आप इसका लिखना शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, डोमेन, तो पूरा रियल नंबर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से +∞ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक ग्राफ, और रेंज इसका क्या है, 0 to पाई,
ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बाउंडेड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब आप देखिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। फोर्थ, नाइदर ओड नॉर इवन, ये ना तो ओड है ना इवन है, बाउंडेड है और डिक्रीजिंग है और इसका डोमेन और रेंज दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स के बाद देखते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, इधर भी खींचेंगे, राइट साइड। अब ये π/2 है और ये -π/2 है, ठीक है। और ये -1 है और ये +1 है। तो देखिए अब एक चीज़ समझे, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा कठिन है इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप समझें। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था, आपको याद होगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था, ऐसा था। देखिए देखिए हल्का सा मैं बना के दिखाता हूँ, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, इसको याद करने की टेक्निक, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो देखिए अब आप ये समझिए, जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर ख़त्म होता है, वहीं से जो है ये कर्व है, ये ऐसे, ये इस लाइन को एक्स एक्सिस को टच करते, पास में टच करता हुआ ऐसे जाएगा, ये असिम्प्टोट हो गया इसके लिए। तो ये कर्व और यहाँ पर देखिए ख़त्म हो गया, तो ये कर्व ऐसे एक्स एक्सिस को टच करने के लिए जाएगा, ऐसे इस टच करेगा। तो ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक, यही इसका क्या है। अब आप देखिए ये कर्व जो है -∞ से 1 तक, -1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक ये कर्व बाउंडेड है, और ऊपर π/2 और -π/2 से ये असिम्प्टोट है। इसको लिख देते हैं, ये असिम्प्टोट कहलाता है। ये भी असिम्प्टोट है। इसका डोमेन और रेंज क्या है, इसका डोमेन है, फर्स्ट नंबर लिखने जा रहा हूँ, इसका डोमेन क्या होगा, दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसका डोमेन कॉसेक इनवर्स एक्स है ना, इसका डोमेन होगा इसका डोमेन रियल नंबर में से -1 to 1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से -1 तक यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। और सॉरी, ये ऐसे लगाएंगे, ये इसका डोमेन है। और रेंज हमारे पास क्या आएगा, आपको मालूम है, ऊपर से नीचे -π/2 से π/2 तक इसका रेंज है, -π/2 से π/2 तक। अब आप देखिए ये अनबाउंडेड कर्व है, यहाँ पर जो बाउंडेड लिखा है,
बाउंडेड अबाउट वाई एक्सिस, ये बाउंडेड अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये भी है, लेकिन इसमें बाउंडेड नहीं है। इसमें देखो बाउंडेड अबाउट नंबर 1 ये हो गया। नंबर सेकंड हम इसमें देखेंगे क्या प्रॉपर्टी है। देखिए ये है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये है कॉसेक इनवर्स एक्स, उसका डायग्राम है ये। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, ये किस टाइप का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप देख लीजिए जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो नीचे की तरफ यूँ चलते हैं, यहाँ भी नीचे की तरफ चलते हैं, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड क्या है, बाउंडेड अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। फिर ओड है या इवन है, ये ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस सिमेट्रिक है। इधर देखिए ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह से सेक इनवर्स का भी लेते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, ये ओरिजिन है। अब आप देखिए इसमें भी हमें एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लेनी है। ये π/2 है, ये ओरिजिन एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश वाई, ये π/2 है और ये पाई है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाइन खींचेंगे तो इसमें अब देखते हैं यहाँ से 0 से ये पाई तक, ये π/2, और यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे हम इसको 1 -1 to 1, और ये 0 से पाई, ये 0 से पाई। तो देखिए अब इसका जो ग्राफ है, जो कॉस का ग्राफ है वो यूं है, देखिए ऐसे। ये याद करने की टेक्निक के लिए बता रहा हूँ, ये किसका है, कॉस एक्स का है। अब इसका जो इन्वर्स हम खींचेंगे, देखिए इसका इन्वर्स हम खींचेंगे तो देखिए ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, इसको ऐसे जाएगा। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये कॉस एक्स का जो ग्राफ है, जहाँ पर एंड होता है, वहीं से ये नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये π/2 लाइन की तरफ क्या होता है, जाता है, ठीक है। अब आप देखिए और क्या, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है तो ग्राफ फिर y = पाई की तरफ ऐसे ग्राफ जाएगा। तो ये ग्राफ जो है किसका है, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये। और देखिए ये -1 से 1 और ये 0 से पाई तक बाउंडेड है, लेकिन ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक डिफाइन नहीं है, बस केवल -∞ से लेकर के -1 तक, और फिर 1 से लेकर के -∞ तक, यानी +∞ तक। यहाँ 1 है, ∞ तक ये डिफाइन है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन और रेंज हम देखते हैं। इसका सेक इनवर्स एक्स है ये, और ये कॉस एक्स है, ये
कॉट इनवर्स है, ये कॉसेक इनवर्स है, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इसका डोमेन रेंज भी देखते हैं। इसकी जो रेंज है क्या होगी, इसका रेंज है 0 से पाई। डोमेन, और इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर π/2 नहीं लेंगे, π/2 उसमें से घटा देंगे, -π/2 यहाँ पर इसको घटा देंगे। और जो डोमेन है, डोमेन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये, और रियल नंबर -1 to 1, ये हम ऐसे लिख सकते हैं डोमेन। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग, देखिए यहाँ से जब यूँ चलते हैं तो ये तो हमने एरो जो लगाया है तो समझाने के लिए कि यूँ जाएगा ग्राफ, यूँ जाएगा, बाकी इसका जब हम यूँ चलेंगे तो इसका डायरेक्शन यूँ होगा, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग। और नाइदर ओड नॉर इवन, ये थर्ड कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक साथ में हमने जितने भी ग्राफ थे मैंने आपको साइन से ले करके 1 2 3 4 5, देखिए ये जितने भी ग्राफ हैं इसके। अब आप देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको सिंपल करने के लिए, सिंपली इसको याद ना करना पड़े इसलिए मैं समझाता हूँ। अब इसको देखें, याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखिए फर्स्ट ग्राफ नंबर में लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको याद हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। क्या खास बात है, देखिए फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ध्यान से देखें, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में देखिए इसकी रेंज, देखिए इसकी रेंज -π/2 से π/2 तक ही है। इसकी रेंज क्या है, और डोमेन थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा उसमें चेंज है, जैसे मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ यानी ओड नंबर प्लेस पर जो भी ग्राफ रखे हुए हैं इनका जो डोमेन और रेंज, ध्यान दीजिए जो रेंज है इसका -π/2 से π/2 तक है, कोई क्लोज है कोई ओपन है। तो ये हमें याद रखना है कि बस एक चीज़ कॉमन है इसमें कि -π/2 से π/2 तक इसकी रेंज होगी। फर्स्ट वाले में क्लोज्ड इंटरवल है, थर्ड वाले में क्लोज्ड इंटरवल है, लेकिन फिफ्थ वाले में देखिए थर्ड वाले में ओपन इंटरवल है और फर्स्ट और फिफ्थ वाले में क्लोज्ड इंटरवल है। और सेकंड में देखिए, सेकंड यानी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, इसमें जो रेंज क्या है 0 से पाई, और कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जाता है। देखिए ये 0 से पाई, यहाँ पर भी देखिए 0 से पाई, और यहाँ से भी फिफ्थ में कौन सा है, ये फिफ्थ,
0 से पाई, कॉट का ये है 0 से पाई, ये यानी 2 4 6, देखिए 2 4 और 6 कौन सा था, 1 3 5 हो गया, 2 4 और ये 6 हो गया। ये इसमें क्या कुछ चीज़ कॉमन है 2 में, ध्यान से देखिए, इसका जो रेंज है 0 से पाई है, 4th में भी देखिए 0 से पाई है, लेकिन यहाँ पर ओपन है, क्लोज्ड है, इधर ओपन है, और यहाँ पर भी 6th में 0 to पाई है, यानी सेक इनवर्स। इसका अगर ऑर्डर याद रखेंगे तो इसका साइन, वो उसका डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो जाएगा। इसका रेंज क्लियर करना है, ठीक है। बाकी यहाँ तक हो गया। देखिए ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो प्रिंसिपल ब्रांच है, ये बस केवल इसी के ये जो है डायग्राम बना हुआ है, और बाकी जो है छोड़ दिया गया। मैंने आपको पहला वाला जो फंक्शन है साइन फंक्शन, उसको पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको समझाया था। देखिए साइन फंक्शन को पूरा समझाया था आपको। बाकी जो है उसके बाद आपको मैंने शॉर्ट में पूरा इनवर्स वाले फंक्शन, डोमेन और रेंज पूरा क्लियर कर दिया है। अब आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी सवाल जब आप करेंगे अगले वाले वीडियो में, जब सवाल चालू करेंगे इसके, तो कोई भी कठिन नहीं होगा, और ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको डोमेन और रेंज इनकी सबकी याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई हैव कंप्लीटेड दिस द ग्राफ्स ऑफ द inverse trigonometrical function, and hope that in the next video the properties will start and there would be no any difficulty have to face all of you, but you must remember that you have to learn all the trigonometrical functions, domain and range and its graph. Okay, thank you very much.